हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीओसी डिस्कशन में मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल या यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे रिलेट नहीं करने वाले हम। अभी यहाँ पे बस मैं आपको बोलूंगा कि आपको बस सोचना कैसे किस पैटर्न में वो आदत डाल लेना, उस पैटर्न में सोचोगे कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि ज्यादातर जो जीओसी में क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड, जैसे पहला क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, तो देखो मैं आपको क्या बोलूंगा, कोई भी क्वेश्चन है कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, आपको इसी पैटर्न में सोचने की आदत डालनी है। सबसे पहले आप सोचोगे एरोमेटिसिटी, क्या कोई कंपाउंड एरोमेटिक है? अगर एरोमेटिक है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। बट यहां पे एक बहुत बड़ी बात समझनी है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे ये कार्बोकेटायन है बेंजाइल, यहां पे ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक है बेंजीन और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे नहीं है। तो यहां ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बट दिस कार्बोकेटायन कैन नॉट बी मोस्ट स्टेबल। मतलब मैं वो डिस्कस कर रहा हूं जो बच्चों ने मेरे से अभी तक एक्सपीरियंस में डाउट पूछा है, तो ये सिली मिस्टेक है कि दिस इज एरोमेटिक तो सर ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। नो, ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन तब मानते अगर उसका एरोमेटिसिटी में रोल होता। एरोमेटिक क्या होता है? रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। ये जब पूरी रिंग में रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन, ठीक है, जब ये बेंजीन पूरी रिंग में घूम रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव उसमें इंक्लूड हो रहा है? नो। तो पॉजिटिव के इंक्लूड होते हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। तो दिस कार्बोकेटायन इज नॉट मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, इट इज स्टेबल ओनली बिकॉज ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देन तो एरोमेटिसिटी में कैसे देखना है? तो एरोमेटिसिटी में आप कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। अब देखो, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, यस, व्हाई? बिकॉज ये दिस कार्बोकेटायन इज इन्वॉल्वड इन डीलोकलाइजेशन इन द रिंग। यहां पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, बिकॉज इट हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4n+2। तो आउट ऑफ दीज टू, लेट्स से दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, एंड दिस इज हेप्टा, तो हेप्टा ट्राई इनाइल कार्बोकेटायन, तो विच इज मोर स्टेबल? दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज एरोमेटिक। और ये कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, चाहे एनायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, करेक्ट? तो ये समझ लेना है कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, ठीक है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें एनायन के लिए, यहां पे ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये एरोमेटिक है। व्हाई? क्योंकि ये नेगेटिव पूरे रिंग में डीलोकलाइज कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। तो ये पहला पॉइंट समझना है। तो कभी भी कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कोई भी स्टेबिलिटी है, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे? एरोमेटिसिटी को। किसको दोगे? एरोमेटिसिटी। सेकंड प्रेफरेंस सिर्फ कार्बोकेटायन में यूज होती है, बाकी कहीं यूज नहीं होती। सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे हमेशा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये कार्बोकेटायन में होती है तो मैं बोलता हूं इसको मतलब जस्ट कार्बोकेटायन वाले केस में देखना है। इसके बाद अब क्या देखोगे? नेक्स्ट, अब आप देखोगे क्या? यू विल ऑब्जर्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब अगले कॉन्सेप्ट पे चलना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे। नहीं तो क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देखोगे। आगे बात समझ? मतलब अगर हमसे पूछा जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C-, CH2 डबल बॉन्ड CH-, CH3 विच कार्बेनायन इज मोर स्टेबल, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है और ये sp3 है। वी नो दैट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल इज sp, तो ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये, फिर ये। तो sp देन sp2 देन sp3, करेक्ट। तो यहां पे अब कार्बोकेटायन यहां प्लस बना देते तो ऑर्डर क्या हो जाता? रिवर्स, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? एरोमेटिसिटी। फिर क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्या चेक करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करने वाले हैं। ठीक है, यानी रेजोनेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। इसी तरीके से सोचना है। नाउ अब बात करते हैं कि क्या शॉर्ट नोट्स के टर्म में। तो शॉर्ट नोट्स की टर्म में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, चीजों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर उतना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो तो चीजें इजीली कर लोगे। जैसे अगर आपने पढ़ा कार्बोकैटायन, आपने पढ़ा कार्बन आयन, और आपने पढ़ा फ्री रेडिकल, ठीक है, एंड कार्बीन भी है। ठीक है, तो अब कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल में सबसे पहले आप डिस्कस करोगे इनकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। तो कार्बोकैटायन इज मेनली, हमेशा कार्बोकैटायन जो होता है वो sp या sp2 होता है। कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है sp, sp2, sp3, इसकी सारी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। आई वांट यू टू थिंक स्ट्रक्चर्स। आपको पता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ही क्या बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बताइए कौन सा कार्बन आयन sp होगा, कौन सा sp2 होगा, कौन सा sp3। फ्री रेडिकल इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फ्री रेडिकल हमेशा क्या होते हैं, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल रेयरली फॉर्म्ड, रेयरली। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड चीज इसमें ये पूछी जाती है, आप बताइए जो कार्बोकैटायंस होते हैं जनरली इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होगा और ज्यादा से ज्यादा 3 जो बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा पाई कुछ भी हो, कार्बोकैटायन में होगा क्या, 3 बॉन्ड्स होंगे। 3 बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ, इट हैज 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यू कैन से 3 बॉन्ड पेयर। कार्बन आयन में क्या होगा, कार्बन आयन के पास 3 बॉन्ड तो होंगे और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तो यू कैन से दे हैव 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के पास भी क्या होता है, 3 शेयर्ड पेयर होते हैं, यानी 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब जैसे ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती है। ध्यान रखना, नीट में इजी सोचना है, ऑर्गेनिक में इजी इजी ही आता है। जब तक इजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना हो, डोंट गो फॉर द टफ। तो यहां पर अगर हम देखें कार्बोकैटायन, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, तो इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, तो इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। इसका, इसे लेस देन 8 है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है ही, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ अब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट रिक्वायर अ लोन पेयर, यानी कि ये लुईस एसिड हो गया। क्या हो गया, ये लुईस एसिड। ये ऑक्टेट कंप्लीट है प्लस एक लोन पेयर है जो अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो ये क्या है, लुईस बेस। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच है, बट लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, हाउ टू मेक नोट्स या हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मतलब, और ये नोट्स मतलब प्रैक्टिस है, मतलब जब आप लिख के देखते हो तो नोट्स भी नहीं है ये, हाउ टू प्रैक्टिस या हाउ टू समराइज थिंग्स। अब फ्री रेडिकल क्या है, अब फ्री रेडिकल कंबाइन विद फ्री रेडिकल, तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो एसिड ना बेस, करेक्ट। नाउ अब देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो, तो इट इज डायमैग्नेटिक। इसके पास क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो, इट इज डायमैग्नेटिक। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, एवरीथिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर स्टेटमेंट की, कि मैं ये बात बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। ये नहीं कि बस बोल दिया, रट दिया, पता होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये फंडामेंटल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद स्टेबिलिटी समझ आ गई, कैसे देखना है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले एरोमेटिसिटी जो दिखी जाती है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
आप जब भी गलती करोगे, ध्यान रखना मेरी बात, आप जब भी गलती करोगे ये प्रायोरिटी ऑर्डर मिस करते ही गलती करोगे। आप जब भी मिस्टेक करने वाले हैं आपने इसे मिस किया और मिस्टेक हुई। नाउ टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पता है, टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। व्हाट इज द रीजन? रीजन इंडक्टिव भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन, बट मोर डोमिनेटिंग इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहां पे बात आती है, आर यू अवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो इसका एनसीईआरटी से डेफिनेशन पढ़ना जब बहुत जरूरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? इंटरैक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन किसके साथ? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसे क्या कहा जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की नेसेसरी कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन connected with alpha carbon? What is alpha carbon? Alpha carbon is carbon atom next to, next को मुश्किल भाषा में क्या कहा जाता है? adjacent, ठीक है, और adjacent to sp2 hybridized carbon। अगर sp2 hybridized carbon है तो उसके साथ वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल C प्लस और CH3। तो अब देखिए C प्लस CH2 लिखना चाहिए मुझे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बोकेटाइन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड। अब जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो जब ये sp2 हो गया तो क्या हुआ नेक्स्ट? दिस इज अल्फा। sp2 से अगला कार्बन अल्फा। क्या अल्फा कार्बन एक हो सकते हैं? नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता था कि ये भी CH3 होता। अगर ये CH3 होता तो sp2 से अगला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, करेक्ट। तो इस तरीके से सोचना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कह रहे हैं CH3C, CH3 होल थ्राइस C, CH प्लस CH3, थोड़ा प्रिंटिंग एरर में करेक्ट कर देता हूं, CH3 CH2 CH प्लस CH3 CH प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है। मैं बोलूंगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन है और SN1 मैकेनिज्म का जब भी क्वेश्चन का बच्चा करता है तो ये मुझसे डाउट भी पूछता है। तो यह ध्यान रखना ये SN1 मैकेनिज्म में भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यूज होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ कार्बोकेटाइन, ये इस कार्बोकेटाइन का नेचर बताइए। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं ताकि आप देख सकें। आप इस कार्बोकेटाइन का नेचर बताइए, इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो क्लियरली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उसे बोलते हैं जो डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक हो। अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है? 2। तो यू कैन से इट्स नेचर इज 2 डिग्री। क्या नेचर है इसका? 2 डिग्री। ऐसे ही आप यहां भी देखें तो ये भी क्या है? सेकेंडरी है। सेम वे अगर आप यहां भी देखें तो ये भी क्या है? सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी। हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंड टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अगर सारे कार्बोकेटाइन का नेचर सेम हो देन वी ऑब्जर्व इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखते हैं हम? हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, तब हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? मतलब CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, SN1 का रेट किसका ज्यादा है? मैं चाहता हूं रीड एनसीईआरटी और मुझे बताओ ये क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर कमेंट करो, थोड़ा मेहनत करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जहां पे नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन सेम होता है वहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर अलग है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे। इफ नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन इज सेम देन वी ऑब्जर्व इंडक्टिव इफेक्ट। यस, क्या देखते हैं? इंडक्टिव। अब हमेशा ये पता है कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है तो याद करना बड़ा आसान है। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस।
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एच के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एच के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आर के और इनवर्सली है माइनस आर। प्रायोरिटी क्या है? सबसे ज्यादा रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम इंडक्टिव। तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट देखिए 3 लग रहे हैं, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो प्राइम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे नहीं दोगे कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है 4 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 5 है। ऑन दैट बेसिस इट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, रूल क्या है? अगर कार्बोकेटायन का नेचर सेम है, मतलब इधर सारे प्राइमरी है इधर सारे सेकेंडरी है, देन वी ऑब्जर्व इंडक्टिव इफेक्ट नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दैट केस इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आएगा हमारा, वो डोमिनेट कर जाता है। Which of the following is correct order with respect to माइनस आई इफेक्ट? तो माइनस आई प्लस आई का मैंने ऑर्डर आपको याद कराने के लिए ट्रिक क्या मतलब, देखिए कुछ चीजें बार बार पढ़नी पड़ती है, तो आप इसे रेगुलर रिवाइज करते रहिए, तो माइनस आई का ऑर्डर भी याद हो जाएगा। तो अब लेट से यहाँ पे देखें कि रिस्पेक्ट टू माइनस आई, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? फ्लोरीन का। ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? फ्लोरीन। फिर उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद किसका होगा? एनआर का। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अब देखो यहां एक बात समझिए, ठीक है, ध्यान से देखना। इस कार्बोकेटाइन का नेचर, इस वाले कार्बोकेटाइन का नेचर, इसका और इसका सेम है या डिफरेंट है? बताओ, बोलो। ऑब्वियसली सेम है, सभी सेकेंडरी है। सभी क्या है? सेकेंडरी। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। नाउ जब सबका नेचर सेम है तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है? डेफिनेटली इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा डोमिनेटिंग फैक्टर? इंडक्टिव इफेक्ट। यहां ये माइनस आई लगा रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। यहां पे वो माइनस आई लगा रहा है, लेकिन कौन से नंबर पे है? फर्स्ट सेकेंड नंबर पे। यहां माइनस आई लगा रहा है, सबसे पीछे है, यहां तो इमीडिएटली कनेक्टेड है। तो समझ आ गया, बी और डी तो हाईली अनस्टेबल, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्स माइनस आई। तो ये तो डी स्टेबलाइज। अब आते हैं ए और सी में, तो ये भी क्लियर हो रहा है कि आउट ऑफ ए एंड सी यहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है और इधर कम है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो वो जो नीट वाला उड़ीसा वाला क्वेश्चन था वो यहाँ मैच कर रहा है कॉन्सेप्ट, कि अगर नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन सेम है तो व्हाट यू शुड ऑब्जर्व? इंडक्टिव इफेक्ट। देन द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्वेश्चन रिविजिट है या टाइम स्टैम्प है या स्क्रीनशॉट है? हाउ? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल या फैक्ट को एक जगह कलेक्ट करके आपको दे रहा है, तो आपको अब थ्योरी पढ़ते क्या कंफ्यूजन होता है, ये कैसे पूछा जाएगा? अब सीधे थ्योरी पर ऐसे ही याद कर लो ना थ्योरी। तो व्हाट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव चार्ज। याद, इसको तो, इस कंफ्यूजन को दूर कर लो, एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये पढ़ते ही मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज। अब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो थोड़ा और आगे ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैन ईदर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, ये सही जा रहा है, and can form a bond by accepting a pair of electron from nucleophile. This is true. मैं बोलता भी हूँ, ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें देगा कौन? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग। तो देखा जाए ये डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल की हो जाएगी। Nucleophile is either negative charge or neutral and can form bond by accepting pair of electron from nucleophile. From electrophile, accepting नहीं, donating. तो अब आपको ये भी समझ आ जाता है जो चीजें पढ़ते हैं उनको कैसे वर्ड्स में आ सकता है, पूछ सकते हैं 2017।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब वो कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी सीख लो सब। तो दिस इज अगेन अ थ्योरेटिकल पार्ट। इतनी इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर आप देखी जाए तो। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एन से नेगेटिव एन से न्यूक्लियोफाइल। दे आर नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। अब न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो ऑब्वियसली वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, ये भी बात सही है। जब खुद ही रिच है तो क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, ये गलत है। न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब जैसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो, हमेशा जब भी आप क्वेश्चंस देखिए तो क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन सिखाना क्या चाह रहा है और आपको पता क्या होना चाहिए। ये मत सोचो कि क्वेश्चन टफ है। सी की इस क्वेश्चन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं या इस क्वेश्चन में क्या डिमांड है कि हमें ये पता होना चाहिए। जैसे ये है CH, ये साइक्लोपेंटेनॉन है, ठीक है, और इस पे अटैक कर रहे हैं मिथाइल लिथियम। तो मिथाइल लिथियम क्या होता है, CH3Li। अब सी, जो बातें मैं बोल रहा हूं मुझे बताना क्या ये तुम्हें पता है या नहीं। 100% पता है। यहाँ पे क्या प्लस माइनस नहीं ढूंढ सकते आराम से। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मेटल इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। पता चल गया। फिर हमने पढ़ा है एन से नेगेटिव एन से न्यूक्लियोफाइल। तो बस इस क्वेश्चन के थ्रू ये जज करना चाहते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए अभी तक हम फंडामेंटल पे काम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कैन यू आइडेंटिफाई यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3-। अब उसके बाद डू यू अंडरस्टैंड कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और जैसे कि मैं कहता ही हूं कि सब नेगेटिव है। क्या है, सब नेगेटिव। अगर आप थ्योरी बहुत ज्यादा क्रिस्प वे में समझना चाहते हैं तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पे पूरा 4-5 लेक्चर बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे हैं। और बट वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीजों को यही ऐड कर दूं कि वहां आपको ना जाना पड़े। तो जैसे ये O- है, अब यहाँ पर ये प्लस आ गया, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं भूल गया बताना कि हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक में सब नेगेटिव है क्योंकि बीच में न्यूक्लियस है, उसी में ही प्रोटॉन है। तो अब प्रोटॉन तो फिक्स हो गया, तो बस घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो अब आप सोचो प्लस चार्ज जहां है वहां क्या प्रोटॉन है, नहीं। प्लस जहां है वहां इलेक्ट्रॉन कम है और जहां माइनस है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पूरी ऑर्गेनिक में यही है, सब नेगेटिव है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो नेगेटिव है, जहां कम है वो पॉजिटिव है, और जहां यूनिफॉर्म है वो न्यूट्रल है। तो यहां पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां भी प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है। अब ये CH3- इधर अटैक करेगा। देख कौन अटैक कर रहा है, माइनस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास भी कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा है, चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। तो चार्ज जब कंजर्व होगा तो सीधी सी बात है, आप समझिए कि क्या होगा, इधर जैसे CH3 अटैक करेगा, ये क्या बनेगा, O-। तो एनायन ने अगर अटैक किया तो प्रोडक्ट एनायन बनेगा, ध्यान रखना। अगर एनायन अटैक कर रहे हैं न्यूट्रल स्पीशी पे तो प्रोडक्ट इज एनायन। केटायन अटैक कर रहे हैं न्यूट्रल स्पीशी पे तो प्रोडक्ट इज केटायन। और केटायन और एनायन में आपस में अटैक हो रहा है या रिएक्शन हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल स्पीशी। मतलब चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। अब जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 C, यहां भी डबल बॉन्ड था कीटोन में, यहां भी डबल बॉन्ड है, बट फर्क क्या है, यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बट यहां दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हैं और
एल्कीन स्टार्ट बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इस पे H प्लस अटैक करेगा। अटैकिंग स्पीशी क्या है? कैटायन। तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? कैटायन, क्योंकि चार्ज क्या होता है? बैलेंस। तो व्हाट यू कैन से, ये इस पे जाके अटैक कर रहा है एंड यू विल गेट CH3 प्लस। ओके, तो आई होप अंडरस्टैंड हो गया हमें ये। हम इजीली बता देंगे दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इसमें जाके ऐड हो गया, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो गया, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगेन जस्ट नीट में मैंने बोला ना ऑर्गेनिक इजी आती है। क्या चेक कर रहे हैं? फंडामेंटल्स चेक कर रहे हैं। क्या आपको पता है व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्या आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? 4 टाइप का मेनली रिएक्शन है, 5वां फ्री रेडिकल। तो मेजरली यही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर इसे लिथियम से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या देगा? तो जस्ट एक ही चीज पता होनी चाहिए थी। क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि कमेंट करके बताओ या सोचो एक सेकंड कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए थी, तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए थी कि अगर एनायन अटैक करेगा तो एनायन बनेगा। आंसर इज साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन। और अब एनायन आइडेंटिफाई करने के लिए मेटल के साथ जो भी कनेक्ट होगा वो एनायन होगा, बिकॉज मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? कैटायन। आगे चलते हैं। Which of the following is most correct electron displacement for nucleophilic reaction to takes place? कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक्स प्लेस? अब यहाँ पे स्टूडेंट को अगला डाउट क्या होता है मैं बताता हूँ। 2 डाउट होते हैं बहुत बड़े, ये एरो वाले डाउट होते हैं। ये एरो कहाँ बनाना है, किधर से कहाँ कैसे? तो देखो एक बहुत बड़ी गलती हम मैकेनिज्म सीखते सीखते करते हैं, एरो ऐसे बनाने लग जाते हैं कि कौन सी स्पीशी किस पे अटैक कर रही है। ठीक है, व्हाट आई वांट, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको और काफी खुशी भी होगी इसे करके। आई होप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बट स्टिल अगर ये लाइन मिस हो गई है तो आप एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें ऑर्गेनिक का जो पार्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, उसमें से मुझे सबस्ट्रेट और रिएजेंट की डेफिनेशन बताओ कि व्हाट इज सबस्ट्रेट एंड व्हाट इज रिएजेंट। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमेशा एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैकेनिज्म में भी हमेशा एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि जब अटैक हो रहा होता है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किस पे अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको एरो ऐसे बनाना है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। एक्चुअल में वो एरो बता रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू अदर ऑलवेज। अब आप चाहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, हाइपर कॉन्जुगेशन बनाए, कोई मैकेनिज्म, हमेशा याद रखना एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहां समझाता हूं। तो अगला फंडामेंटल ये जानना चाहते थे 2015 में कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कौन सा करेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और तो कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो पहली चीज एरो कहां से कहां बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल टू न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल? तो एरो ऑलवेज बनता है न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी, ये क्वेश्चन कितना फंडामेंटल डिमांड कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बड़े बड़े मैकेनिज्म पता होने चाहिए, ये बस एक फंडामेंटल डिमांड कर रहा है। क्या आपको पता है कि एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आपने दिखाया कि न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन को दिए। जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा। एरो अगेन रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? क्लोरीन। तो टेल कहां पे आएगा? बॉन्ड के बीच में, क्योंकि शेयर्ड है सेंटर पे। हेड कहां आएगा? क्लोरीन पे। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो ये एरो बनाया है बिल्कुल सही, Cl लेके जाएगा। ठीक है, अब आगे पाई बॉन्ड है। यस, अब पाई बॉन्ड है तो ये थोड़ा सा मैं पाई बॉन्ड वाला पार्ट मिस कर गया बच्चों। तो पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा? जैसे ही प्लस आएगा तो ये एरो इधर शिफ्ट होगा। तो मैं क्या बोलूं,
ये एरो यहाँ बना नहीं था, बाकी सही है। अब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये जो डेल्टा प्लस चार्ज है रेजोनेंस की वजह से, वो डेल्टा प्लस यहां जनरेट होगा। ओके, तो आपको समझा देता हूं मैं दोबारा, क्योंकि पाई बॉन्ड भी है साथ में। तो यहां पे ऐसे समझिए, अभी मैं इसको बहुत ही क्लियर कर देता हूं। देखिए, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया। अब इस पे क्या आ गया, प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अब अगेन प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या जनरेट हुआ, प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां पर, और जब ये इधर शिफ्ट होगा न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो अगर पाई बॉन्ड नहीं होता तो ये जो मैंने पहले बताया था यही होता, लेकिन पाई बॉन्ड भी है तो एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी भी है, तो यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव इधर अटैक कर देगा। ठीक है, तो देखो इतनी फंडामेंटल सीधी सी छोटी छोटी चीजें पता हो तो आप मैकेनिज्म अपने आप समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अब आपको दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई, सब नेगेटिव है और हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज पता होती ना, आपकी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, राइट। जैसे नेक्स्ट, which of the following is most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to takes place। ठीक है, वो बोल रहे कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, तो ये पिछला क्वेश्चन आ गया है गलती से, तो इसको हटा देते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा। तो अब यहां पर अगेन, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई इलेक्ट्रॉन, और हाइपर कॉन्जुगेशन का नेसेसरी कंडीशन क्या था, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच्ड होता है, अल्फा कार्बन होता है कार्बन नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और वो सैचुरेटेड होना चाहिए। जैसे ये फ्री रेडिकल है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्या इसमें अल्फा कार्बन है, यस अल्फा कार्बन तो है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर इट डू नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन का नेसेसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेम वे हियर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, क्योंकि ध्यान रखना अल्फा कार्बन होगा डबल बॉन्डेड sp2 से नेक्स्ट कार्बन, और वो सैचुरेटेड ही होना चाहिए। तो ये भी क्या हुआ, मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, sp2 से नेक्स्ट, तो अगला sp2 है तो वो भी उससे नेक्स्ट देखेंगे, अगला sp2 उससे भी नेक्स्ट, क्योंकि sp2 से नेक्स्ट वाला ही अल्फा कार्बन है। तो यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब आप यहां देखिए, ये जो फ्री रेडिकल है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यू कैन से यस इट विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स व्हिच इज 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। बताओ कोई भी टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो आप, which of the following species not electrophilic in nature। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन हमने ऐड किया है बिकॉज आप देख रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है क्योंकि कई बार लगता है मेंस में बहुत मुश्किल आता है, वहां पढ़ लेते हैं, रिलेवेंट चीज ढूंढो। तो देखिए जैसे ये मेंस का क्वेश्चन है, ये नीट से मैच कर रहा है, नीट में भी यही पूछ रहे हैं। तो कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो पूछ रहा है विच इज न्यूक्लियोफाइल। एन से नेगेटिव एन से न्यूक्लियोफाइल, जितने भी एनायंस होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये कैटायन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये कुछ नहीं है। H3O+ इज नीदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी नहीं है। आप थिंक रीजन सोचिए इस पे, क्योंकि मैं अभी ऑर्गेनिक पूरी जब खत्म कर ही रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से आ ही जाएगा। ठीक है,
BH3 इसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। देन कैटायन है, पॉजिटिव तो सिंबल ही इलेक्ट्रॉन की कमी का है, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लोरीन ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो आंसर क्या हो गया, ए, राइट। तो बस आपको अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तक पे जीओसी पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर थोड़ा सा मुश्किल होता है तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे होता है, बट मैं आपको पीवाईक्यू के थ्रू चाहता हूं कि देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस, बिकॉज क्या होता है हम मुश्किल के चक्कर में फंडामेंटल छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं जब तक ये छोटी छोटी चीजों पे डाउट क्लियर ना होता तब तक प्लीज आगे नहीं बढ़ना, और छोटे छोटे डाउट क्लियर होते हैं ना आगे आप खुद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इन द फॉलोइंग, इसमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो अगेन फर्स्ट आपको सोचना है मेरा पहला पार्ट एरोमेटिक, क्या इसमें कोई कार्बोनाइन एरोमेटिक है। तो आप सभी देखेंगे तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि सेकंड एरोमेटिक कार्बोनाइन है, बट ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है, रिंग होना, प्लेनर होना, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना, और रिंग में डीलोकलाइजेशन होना। तो अगर नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज कर रहा है तब मानेंगे कि एरोमेटिक है। अगर नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज कर रहा है तब मानेंगे कि वो कार्बोनाइन एरोमेटिक है, ठीक है। तो देखिए जरा, यहां पे जब भी रेजोनेंस का रूल है, अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा पाई बॉन्ड है तो वही घूमते हैं लोन पेयर नहीं घूमता। तो यहां पे इस नेगेटिव का एरोमेटिसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इसे एरोमेटिक नहीं मानेंगे। ध्यान से समझ लेना मेरी ये बात। देन अब एरोमेटिसिटी के बाद सेकंड पॉइंट ये एरोमेटिक नहीं है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी हैव टू चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब देखते हैं फर्स्ट आरसी, तो मुझे लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड है और नेगेटिव, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, करेक्ट। अब ऐसे ही यहां पे देखें सिग्मा बॉन्ड 2 है और एक लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। यहां पे R2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, तो यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इट इज अगेन sp2। आपको समझ आया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। नेगेटिव ऑलवेज मींस जैसे एसिटाइलिन है, ठीक है, एसिटाइलिन से H चला गया, अगर एसिटाइलिन से H चला गया तो क्या होगा, यू विल गेट नेगेटिव। कितने, अब एक सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर, नेगेटिव मींस लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। ऐसे ही डबल बॉन्ड है CH2 CH2, एक H चला गया तो यहां क्या आ गया, नेगेटिव। और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो भी बेसिकली क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया H। तो इट बिकम्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 और 1 2, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड गिरा एक गिरा, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिव्स यू स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, करेक्ट। सेम वे अब ऐसे यहां चेक करते हैं, तो आई गेस हमें समझ आ रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है तो 3 हो गए, और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर इज 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। देखो इस ट्रेंड में सोचोगे गलती नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, तो सबसे ज्यादा अब आपको क्या रूल लगाना है, नेगेटिव चार्जेस स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल कौन सा होता है, sp, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के फिर पास होगा, फिर sp2 एंड देन sp3। तो देखो कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं या थॉट प्रोसेस है जो हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक टफ होती है। जैसे मैं वैसे तो सभी को पता होगा, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप ये बात सोचें कि why sp hybrid orbital is more electronegative and why sp3 is least electronegative, पता है फिर भी एक बार सोचें और प्लीज कमेंट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब यहां पे तो हमें समझ आ गया नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्ट स्टेबल कौन हो गया, ठीक है, तो हमें समझ आया मोस्ट स्टेबल इज फर्स्ट
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? फर्स्ट। एंड विच इज लीस्ट स्टेबल? लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? फोर्थ, क्योंकि ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ। तो सबसे आगे फर्स्ट, सबसे पीछे फोर्थ। अब ऐसा इसे बोलते हैं खराब किस्मत, ठीक है, कि कई बार कंफ्यूजन को अवॉइड ही नहीं कर सकते। अब आ गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड और थर्ड, दोनों क्या है? दोनों ही हमारे sp2 हाइब्रिडाइज है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब यहाँ पे आप कैसे चेक करेंगे विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल? कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये कैसे चेक होगा? तो अभी ऐसे चेक होगा, यहाँ पे कनेक्टेड है आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या शो करेगा? दिस आर ग्रुप शोज, तो देखो अब मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड CH माइनस। आर ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। आर ग्रुप क्या शो करते हैं? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने याद करवाया ना, प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। यानी कार्बन आयन माइनस है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा? कार्बन आयन क्या होगा? स्टेबल होगा। और जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना अनस्टेबल होगा। तो यहां पे ये क्या शो कर रहे हैं? प्लस आई, यानी इसको क्या कर रहे हैं? डीस्टेबलाइज। इट मींस 2 इज मोर स्टेबल देन 3। बताओ समझ आया कि 2 इज मोर स्टेबल देन 3? क्या हमको ये बात क्लियर हो रही है? तो यहां पे आ गया हमारा आंसर सी। क्या आंसर आया? सी आया। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी चीजें क्लियर करके चलना है। एंड PYQ मैंने बच्चों को करते हुए देखा है, लेकिन उनके डाउट्स वहीं के वहीं हैं। तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं आ रहा सीधे उठा के क्वेश्चन। और अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो सीधा भी आ जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो छोटे छोटे डाउट क्लियर करते चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है। क्या बतानी है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसके लिए मैं बोलूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूरा एक लेक्चर है 20 से 30 मिनट का, वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें सारे वेरिएशंस पता होने चाहिए। अभी मैं आपको मेनली बता देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी वैसे ही चेक होगी कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, ठीक है। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो सबसे अच्छा बेस होगा, फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है किसमें? अलोंग ग्रुप। अगर एलिमेंट क्या हो? सेम ग्रुप के हो। जैसे आपसे पूछा जाए CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, यहां पे बताइए विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो सबसे अच्छा बेस कौन है? CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। वाई? वही स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। तो आपको पता है अलोंग अ पीरियड, अगर इन सबको मैं एसिड में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, अगर इन सबको मैं एसिड में कन्वर्ट कर दूं, तो हमको पता है अलोंग अ पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HF, फिर वाटर, फिर अमोनिया, फिर CH3। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो दिस इज योर बेसिक स्ट्रेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। बट ये रूल लगता है सिर्फ इसमें ग्रुप में। अगर पीरियड है, क्या है? पीरियड्स, तो वहां पर बेसिक और न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, क्योंकि वहां साइज डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। और जब कुछ मेंशन नहीं होता, सॉल्वेंट मानते हैं एक्वस। हियर इज नथिंग इज मेंशन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ के साथ साथ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट या कह लो सॉल्वेशन पे, ठीक है। तो अब हमने लिखा I माइनस, Cl माइनस एंड Br माइनस, या पहले वैसे लिख देते हैं Br और Cl। I माइनस इतना बड़ा है कि चार्ज डेंसिटी क्या है? कम। ध्यान से समझना मेरी बात। दिस इज I माइनस, दिस इज Br एंड दिस इज Cl। सभी पे नेगेटिव चार्ज है।
आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन सभी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा। बट इधर नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। इधर नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और इधर सबसे ज्यादा। तो क्लोरीन में सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन में कम और आयोडीन में सबसे कम। इन दिस वे तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होना चाहिए, क्लोरीन। कौन होना चाहिए, क्लोरीन। लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन, वाटर इज द सॉल्वेंट। अब बताओ, वाटर के पास HOH, वाटर के पास प्लस भी होता है और माइनस भी। तो अब आप बताएं कि वाटर को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या यू कैन से माइनस के पास सबसे ज्यादा प्लस आ जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी न्यूट्रलाइज हो जाती। तो यहाँ नेगेटिव सबसे ज्यादा होते हुए भी नेगेटिव सबसे कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अराउंड सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आए और उन्होंने थोड़ा थोड़ा नेगेटिव अपने पास ले लिया। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ, या इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इधर चार्ज डेंसिटी लीस्ट हो गई। लेकिन इसका सॉल्वेशन हुआ कम, क्योंकि साइज बड़ा था तो वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट किए। तो यहां नेगेटिव चार्ज हो गया ज्यादा। तो चार्ज डेंसिटी जितनी, n से नेगेटिव n से न्यूक्लियोफाइल, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, I, फिर Br, फिर Cl। दिस इज अवर आंसर। Another way of understanding is, दूसरा तरीका है कि मतलब कंसेप्ट, ये तो देखो कंसेप्ट समझना हमेशा जरूरी है, क्योंकि लाइन पता होने से ना क्वेश्चन गलत हो जाता है ऑर्गेनिक में, इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। बट आप समराइज कर सकते हो कि अलोंग अ ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफिलिसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड अलोंग अ पीरियड इनवर्सली। ओ सॉरी, अच्छा हुआ मैंने रिपीट कर दिया है, ये लिखना था मुझे पीरियड में। ठीक है, तो एलिमेंट मैंने सारे सही लिए पीरियड के, बस बोल ग्रुप रहा था। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना कि अलोंग अ पीरियड क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। और न्यूक्लियोफिलिसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ओवर बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ओवर सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो डिपेंड्स ओवर स्टीरिक फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरा सजेशन है इसे आप ढंग से कर लो, बिकॉज SN1 SN2 बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का, और SN1 SN2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी आता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी आता है। तो देखो इसीलिए दोनों GOC में बहुत डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आगे दिक्कत ना आए। अब रिपीट हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया टर्शरी। तो देखो कार्बोकेटाइन बड़ा फेवरेट रहा पुराने जमाने में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बेंजाइल। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए, कार्बन और हाइड्रोजन एटम इन अ सिंगल प्लेन, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ, सबकी लेंथ भी सेम है, और 1.54 से ज्यादा है, और 1.54 से कम है, और इससे ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो देखो सारी कहानी उन्होंने बेंजीन के बारे में बताई कि कार्बन और हाइड्रोजन सब सिंगल प्लेन में है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर, C6H6। फिर उसके बाद ये भी बोला है, देखो 1.54 होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ, और 1.34 होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ। वो कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ 1.54 से छोटी है, 1.34 से बड़ी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपको सोचना है बेंजीन है, बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, सिंपल था, बस हाइब्रिडाइजेशन एंड एंगल पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन pyridine, ये रिपीट हो गया, बिगिनिंग में किया था हमने। देन a compound have molecular formula C6H14 has 2 tertiary carbon, its IUPAC name। ठीक है, अब यहां थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया नीट 2024 में। 2 टर्शरी कार्बन है, ये मेरे को थोड़ा डाउट है, शुरू में डिस्कस किया है नहीं, तो मैं फटाफट pyridine का स्ट्रक्चर बना के आपको आंसर बता देता हूं। C5H5N होता है, लोन पेयर 1 और पाई बॉन्ड्स पूछे 3, तो 1 और 3 का अगर कॉम्बिनेशन कोई है तो दिस इज थर्ड। वो बोल रहा है कि 6 कार्बन है, 2 टर्शरी कार्बन है, तो बताओ आयुपैक नेम क्या होगा।
अब देखो दो तरीके हैं, या तो पहले दिमाग लगाया जाए या फिर सीधे ऑप्शन से ही सोच लिया जाए। देखो सीधी बात है, जब वो टर्शरी की बात कर रहा है दो, तो एटलीस्ट दो ब्रांचिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक कर लूंगा। एक तो है मैं दिमाग लगाऊं खुद से स्ट्रक्चर बनाने का, दूसरा है मैं चारों ऑप्शन में से खुद ही एक पिक कर लूं। मुझे क्लियर हो गया फर्स्ट नहीं हो सकता, वैसे मुझे क्लियर है सेकंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक ब्रांचिंग है, लेकिन टर्शरी कार्बन दो होने चाहिए। तो मैंने सीधे थर्ड और फोर्थ चेक किया। थर्ड 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन, सेकंड पे मिथाइल और थर्ड पे मिथाइल। तो देखो ये भी टर्शरी हो गया और ये भी टर्शरी हो गया। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि कभी भी थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन आए, ऑब्जर्व ऑप्शन फर्स्ट। ये नहीं कि दो टर्शरी 6 कार्बन खुद से बनाने लग गए कॉपी पे, क्योंकि ब्रेन ऐसे ही ट्रेन है पेपर दे देके। अब आपको अगला मॉक टेस्ट देके अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है, क्वेश्चन ऑप्शन और अब सोचना है, ठीक है, एंगल। लेकिन ये चीज एक जगह आपके लिए खतरनाक होगी, वहां मत करना। कौन सा, असर्शन और रीजनिंग वाले में। असर्शन रीजनिंग वाले में मेरी हमेशा सलाह यही रहती है, असर्शन मत पढ़ो, सिर्फ रीजन पढ़ो और सोचो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, या फिर असर्शन पढ़ो रीजन मत पढ़ो और ये सोचो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, असर्शन खुद पढ़ा, सिर्फ असर्शन पढ़ा, रीजन नहीं पढ़ा, रीजन खुद से सोचा फिर रीजन पढ़ा, तो आप सही आंसर पे आओगे। नहीं तो ऐसा लगेगा ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नीट 2024 का अगला क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आगे नहीं जा रहे हैं आप देखो नीट में, और हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वी चेक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। क्लियर है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, तीन। अच्छा एक और चीज, कुछ बच्चे यहां पूछेंगे सर रीअरेंज करके, रीअरेंजमेंट होगी यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा, या ये रीअरेंज होकर टर्शरी हो जाएगा। तो जब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो इमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं देखते हैं। ध्यान रखना, कभी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हुए रीअरेंजमेंट नहीं देखते। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज टर्शरी। नेक्स्ट लेजेंड्स एक्सट्रैक्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें नाइट्रोजन, ये मैंने वैसे प्यूरिफिकेशन चैप्टर जो आपके प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, बट दोबारा आ गया, ठीक है देख लेते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, ब्लड रेड कलर देता है FeCl3 के साथ, Fe3+ मतलब FeCl3। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो वो बनाता है ये FeSCN। ये याद रख लेना कि जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो लेजेंड एक्सट्रैक्ट में बनाता है थायोसाइनेट आयन SCN, और फिर वो FeSCN2+ का क्या देगा, ब्लड रेड कलर। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जब इंडक्टिव विच इज अ परमानेंट इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच इज अ टेम्परेरी इफेक्ट ऑपरेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो देखिए इसे समझिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल क्या होता है, लेट्स से कीटोन की टर्म में लेते हैं, किधर कीटोन है और कोई रिएजेंट प्रेजेंट है, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। अब ये पोलराइजेशन हो गया, अब यहां चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, ये पोलराइजेशन चेंज होने वाला नहीं है। व्हाट डज इट शो, इट शोज कि इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही डोमिनेंट रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस आई हो गया तो ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन है चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे समझना है हमको कि जैसे ही ये टेम्परेरी इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में हो गया पोलराइजेशन तो हो गया, in that case inductive effect is negligible. Second, hyperconjugation is observed in orthoxylene. बेंजीन के साथ कभी भी CH3 कनेक्ट होता है तो वो क्या शो करेगा, इट विल शो, क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस स्टेटमेंट इज यस ट्रू। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। तो आंसर क्या हुआ हमारा, सेकंड। क्या आंसर है, सेकंड है। ओके
करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आईयूपैक नेम। तो मैंने आपको बोला है अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो काउंटिंग वहीं से होगी जहां फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6 यहां से काउंट करते तो 1 2 3 4 मिलता, तो यहां से करेंगे। तो हमें ये पता आ गया कि 3 ओल वाले मेरे ऑप्शंस होंगे। अब उसके बाद मुझे देखना है 1 ब्रोमो, ठीक है, तो 1 ब्रोमो भी मैच कर गया। फिर उसके बाद मैं देखूंगा क्लोरो, 5 क्लोरो। तो दिस इज माय आंसर, आईयूपैक नेम। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन 2022, नीट वाले अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जरूर पूछेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन करते करते समझ आए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ढंग से समझनी है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे पहले एरोमेटिसिटी, कोई भी एरोमेटिक नहीं है। फिर डिपेंड करती है, चारों ऑप्शन देख लो, फिर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। उसके बाद डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले डोमिनेट कौन करेगा, रेजोनेंस। तो यहां पे अगर हम देखें तो रेजोनेंस है, यहां देखें तो रेजोनेंस है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर देखें तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन में दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक बार इधर एक बार इधर। तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट। जेल्डाल मेथड, जेल्डाल मेथड में बस यही पता होना चाहिए कि जेल्डाल टेस्ट कौन नहीं देते। तो कैन बी यूज टू एस्टिमेट, किसके लिए यूज करेंगे, देखो जेल्डाल मेथड वो नहीं देते जिसमें रिंग में नाइट्रोजन हो। जेल्डाल टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एजो कंपाउंड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, इट इज गिवन बाय अमीन्स NH2, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, आईयूपैक नेम बताओ इसका। तो अब जैसे ही फंक्शनल ग्रुप हो गया तो प्रेफरेंस हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हो गया हेक्स, हेक्स 3-ene-2-one, हेक्स 3-ene-2-one। तो बस यही हो गया आंसर, हेक्स 3-ene-2-one। 4 मिथाइल देखने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक-4-ene इज 2,6-डाइमिथाइल डेक-4-ene। तो डबल बॉन्ड आना चाहिए और 2,6 पे डाइमिथाइल आना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं नंबर काउंट करूंगा, 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड आना चाहिए और 2 पे मिथाइल। तो मेरे को यहीं पे दिख रहा है कि एक बार तो ये नियर है और एक बार ये। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। तो 2 मिथाइल और 4 इन तो मैच करके अब जरूरत ही नहीं है बाकी मैच कराने की। तो दिस इज सेकंड इज अवर आंसर। कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, अच्छा आइसोमर नहीं, आइसोमर तो मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा। तो यहां हमने जीओसी का डिस्कशन किया। आई होप यहां मेरा डिस्कशन का पर्पस क्वेश्चन आंसर नहीं है, मेरा यहां डिस्कशन का पर्पस है आपको ये समझाना हाउ टू स्टडी। बिकॉज अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के सामने है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो देखो सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ो, एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चंस करो और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन सिंपल कर सकते हो। अभी एग्जाम्पलर तक नहीं जा सकते तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, एक भी कॉन्सेप्ट अगर समझना है आगे नहीं बढ़ो, सीधी बात है। आगे नहीं बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ पे ये है कि लेट से कार्बोकेटाइन समझ नहीं आए, ये जाके आपको SN1 SN2 में प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है आगे जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी कंपेयर वो करे, प्रॉब्लमेटिक करे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हर जगह यूज होते हैं ऐसा। अब ऐसा नहीं कि कोई एक चीज नहीं समझ आई तो पढ़ना ही छोड़ देना, आगे बढ़ने मतलब उसे क्लियर करके आगे चलिए एंड यू हैव मैनी सोर्सेज टू क्लियर इट। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो हम डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पे ये समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि पेपर ऑर्गेनिक का इजी आता है। इतने सालों में अगर पेपर कभी टफ नहीं आया तो इस साल ऐसा क्या है कि टफ हो जाएगा, ठीक है। सडन कोई चेंज नहीं होता और अगर वो सडन चेंज होगा सबके लिए होगा। तो उसमें क्या होगा, कट ऑफ ऑलमोस्ट सबके हिसाब से जाएगी, ऐसा आप सोच सकते हो। प्लस एक और बात हमेशा सोचिए, 180 क्वेश्चंस करने होते हैं नीट में 180 मिनट्स में, जेई में क्वेश्चन करने होते हैं 180 मिनट्स में 75। तो ऑब्वियसली एग्जामिनर का माइंडसेट होगा एक जगह वो क्वेश्चन बनाने का जहां कंसेप्चुअली बच्चा सोच के आंसर कर दे जल्दी से, एक जगह कंसेप्चुअल प्लस कैलकुलेशन या 4-5 कंसेप्ट को ऐड करना। तो इसलिए जब जेई मेंस के क्वेश्चन करें तो ये देखो, मैंने हर क्वेश्चन नहीं उठाया जेई मेन का, खासकर ऑर्गेनिक में वही क्वेश्चन उठाए जो सिंपल हो। अगर 2-3 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं प्लीज अवॉइड। यहाँ वो ऐसे हेल्प कर सकता है कि वो ब्रेक करके क्वेश्चन आ जाए आपके नीट में, बट आपका अगर कॉन्फिडेंस हिल रहा है उससे तो नहीं करना है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या करना है, आपको प्रोसेस में बिलीव करना है। आप कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे डाउट क्लियर करेंगे,
आप कैसे भी क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर आप रिवर्स चलें कि मैं एक मुश्किल क्वेश्चन कर लूंगा, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है। ये मेरे को बिल्कुल वैसा ही सोचना लगता है कि मैं सीधे 100 kg उठा के एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ, मेरा 10 kg मैनेज हो जाएगा। तो वो आपके को समझ आ रहा है कि क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये डैमेजिंग है। ऐसे ही ब्रेन के लिए भी वो इंटेंजिबल है बट डैमेजिंग होता है। एक साथ बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करना है, कंसेप्चुअली छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, बड़े कंसेप्ट अपने आप कर लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।